डिलाइट आईएएस के इस उभरते मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अब तक हम लोगों ने पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यूपीएससी के जो मेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनमें से हम लोगों ने 3 पेपर को डिस्कस कर लिया और इससे भी पहले हम लोग ऐसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे पेपर को ही आप लोगों के सामने सॉल्व कर दें, ताकि देखिए उद्देश्य मेरा ये है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को सॉल्व कैसे करना है। यूपीएससी आपको पता ही है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जगह इसको अनप्रेडिक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड भी बोल सकते हो आप। मतलब क्वेश्चन तो अनएक्सपेक्टेड पूछे ही जाएंगे, इसके लिए तो आपको मान के चलना ही है, बट ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है ये सबसे बड़ी टेक्निक है। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। अब तक हम लोगों ने, आप मान के चलिए कि 3 पेपर में 60 प्रश्न आप लोगों के सामने मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है कि हाँ, अब यूपीएससी को लेके, मेंस को लेके थोड़ा डर उनका कम हो रहा है। तो यही मेरा प्रयास भी है। आज हम लोग एथिक्स को देखने वाले हैं। एथिक्स में हम लोग केस स्टडीज़ नहीं देखेंगे, ठीक है, वो तो अलग से एक सेगमेंट हो गया, उसको आप लोग सॉल्व भी करेंगे और साथ में किसी दिन हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि देखिए उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए। केस स्टडीज़ को लेके एक पैटर्न फिक्स पता होना चाहिए कि कैसे केस स्टडी सॉल्व होता है, वो उसको लेकर किसी दिन वीडियो बना दी जाएगी। लेकिन अभी हम लोग कोशिश करेंगे जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, जो सेक्शन 1 होता है, उसके सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देख लें। शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की क्रिया में न्याय की विडंबना है। बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी लंबा और लेंथी प्रश्न पूछा गया है 150 वर्ड्स में। देखिए समझते हैं इस प्रश्न को, पूछ क्या रहा है ये। देखिए सबसे पहले तो मुझे ये बात बताएं कि वो कहते हैं कि देखिए ये तो क्लैरिटी है, हम लोग जो भगवान ने हमें बुद्धिमानी दी है उससे हमें पता है कि क्या, किस चीज़ का सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ कुछ आइडिया हमें रहता है इस चीज़ को, किस चीज़ को हमें इग्नोर करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि नौकरशाही में मुख्य मुद्दे हैं क्या, जिसमें इन्होंने कहा है कि इसको इग्नोर कर रहे हैं। नौकरशाही जो है मेनली ध्यान दे रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा पर, अपनी ही परिधि में लीन है। वो देखिए ना, वर्ड यूज़ किया ना, परिधि में लीन है। इस पर भी बात कर लेंगे परिधि में लीन कैसे हैं, लेकिन सबसे पहले इससे वर्ड पहले है मुख्य मुद्दे। मुख्य मुद्दे कौन से हैं, बेसिकली उनको आईएएस क्यों बनाया गया, आप यहाँ पर ये देखेंगे। सबसे पहला जो उनका वर्क है ना, मुख्य मुद्दे मतलब समझिए यहाँ पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। ठीक है, आईएएस अधिकारी का सबसे बड़ा जो कार्य क्या है, यही तो है ना। सरकार अपने स्तर पर योजनाएं बनाती हैं और क्रियान्वयन कौन करते हैं, धरातल पर आईएएस अधिकारी करते हैं। तो ये इनका मुख्य कार्य है एक तरफ से, समझिए आप। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले नंबर पर देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत से कार्य और भी होंगे लेकिन हमें सीक्वेंस में रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस रखेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कौन सा इनका कार्य है, ये है, हो गया मुद्दा। दूसरा क्या लगता है आपको, क्या, अच्छा इसके लिए ये लोग जागरूकता भी फैलाएंगे, सरकारी योजनाओं को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे कि देखिए ये बेनिफिट दिया जा रहा है और आप इसका फ़ायदा उठाएं। दूसरा क्या होता है, लोक निधि का सदुपयोग करेंगे ये। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में लगभग सारा पैसा जो है वो आईएएस अधिकारी के साइन से ही चलता है, तो इसका वो सदुपयोग करेंगे। ठीक है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बहुत ही सही इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये सबसे मुद्दा है इनका प्रमुख। ठीक है, ड्यूटी भी है इनकी। तीसरा क्या होता है, गुणवत्ता युक्त सेवा प्रदान करना। ठीक है ना, क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रदान करना, ये इनका एक अलग से एक मुद्दा है। चौथा आप देखेंगे एक प्रमुख ड्यूटी है, इसको आप समझ लीजिए कि कुशल नेतृत्व करना। ठीक है, लीड करेंगे ना कहीं पर। ये सब क्या है, मुख्य मुद्दे नहीं है। एक और देख लीजिए, कार्य संस्कृति जो है, वर्क कल्चर है, प्रभावी वर्क कल्चर को आगे बढ़ाना, ये इनके मुख्य मुद्दे हैं। बट इनका ध्यान भटक गया है, किधर जा रहे हैं ये, किधर जा रहे हैं, परिधि में लीन। परिधि में लीन होकर ये क्या कर रहे हैं, ये भी समझ लेते हैं यहाँ पर। एक तो सबसे पहले अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं ये, बिल्कुल बेसिक आप लोगों को सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं, ये लिखेंगे यूपीएससी बहुत अच्छे मार्क्स देगा आपको। दूसरा ये क्या कर रहे हैं, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। परिधि में लीन वर्ड समझिए, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आप समझिए इस चीज को। भाई भतीजावाद को ये बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। इस चीज को जब इग्नोर ही कर देंगे, चीजें जो मेन ड्यूटी है इससे भटक ही गए, तो आप क्या करेंगे, यही सब उम्मीद की जा सकती है आपसे। फिर ये क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सार्वजनिक जो हित होता है, सार्वजनिक हित पर व्यक्तिगत हित को बढ़ावा दे देते हैं।
ठीक है, व्यक्तिगत हित जो है वो ज़्यादा सर्वोपरि हो जाता है। ये सब चीज़ें करते हैं। फिर चौथा यहीं पर आप लिख सकते हैं, लोक निधि का दुरुपयोग करते हैं अपने निजी हितों के लिए। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आईएएस अधिकारी सुधर जाएं तो देश पता नहीं कहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, वैसे नेता और दोनों ही इन दोनों का गठजोड़ है, बट बात अलग से करेंगे इसको। देखिए ये है परिधि में लीन हो गए अब। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इस तरह की व्यवस्था इसमें ये लोग उलझ गए, तो इनका सेवा वितरण और सुशासन की जो टारगेट था इनका, ठीक है, कि परमिक जैसे हम लोगों ने बात की ना कि गुणवत्ता युक्त सेवा प्रदान करना, इससे भटक गए ना। तो ये प्रभाव खराब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप खुद बताएं मुझे। ठीक है, न्याय की विडंबना इसलिए है क्योंकि आप सोचिए इनको लाया तो इन सब चीज़ों के लिए गया था। ठीक है, लेकिन आज देखिए ना कितने गिने चुने अधिकारी हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल आप भी दे सकते हैं, जैसे अशोक खेमका है। ठीक है, बहुत बेहतरीन आईएएस अधिकारी हैं, 91 कैडर के हैं ये। 52 बार इनका जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, 52nd टाइम, क्योंकि ईमानदार बहुत ज़्यादा हैं। कई और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, जैसे राजू नारायण स्वामी है। ठीक है, राजू नारायण स्वामी है, ये केरल कैडर के 91 कैडर के ये अधिकारी हैं। करप्शन के खिलाफ व्यापक पैमाने पर इन्होंने लड़ाई लड़ी। इनका भी लगभग 20 से ज़्यादा बार स्थानांतरण हो चुका है। इस तरह के अधिकारी जो हैं इस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ हैं इससे भटक गए हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा, ये दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए, इसके अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हैं जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। अच्छा, इसमें ना एक आप जैसे आप लोगों ने दो एग्जाम्पल आप लोगों ने दिए, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, बिहार कैडर में आईएएस, ये तो आप नोट भी कर लीजिए इसको, शिवदीप वामन नाम है इनका। ठीक है, इन्होंने इनका एक बहुत बेहतरीन चीज़ें इन्होंने की। 70% जो ये अपना वेतन है ना, इन्होंने गरीब कन्याओं की शादी में दे दिया। ठीक है, उनकी शादी के लिए अपना 70% वेतन वहाँ डोनेट कर दिया। उसके अलावा इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जो है कई गिरोहों के विरुद्ध कार्य किया है। ठीक है, करप्शन के खिलाफ भी बहुत अच्छे लेवल पर चले हैं, और जो गुंडई है उसको लेकर भी इन्होंने बिहार में काफ़ी कंट्रोल करने का प्रयास किया है। तो काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल ये भी आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको देखते हैं। अब देखिए, बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुण, तो देखिए बहुत सारे नैतिक गुण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बताएं, जल्दी जल्दी से बताएं। आईएएस ऑफिसर में कौन कौन से गुण होने चाहिए? ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। ये सब वर्ड हैं, इनको अच्छे से नोट करके रखना है। ठीक है, सत्यनिष्ठा, गैर तरफदारी होनी चाहिए। ठीक है, इसको निष्पक्षता भी बोलते हैं। वस्तुनिष्ठता, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। उसके अलावा क्या हो सकता है? जवाबदेहिता। ठीक है, जवाबदेहिता, पारदर्शिता। आप लोगों के सामने ही निकाल रहा हूँ सारे, ये देखिए पॉइंट बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं हम चीज़ें। कल थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए शाम में आंसर हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए हैं। अभी मैंने चीज़ें शुरू की हैं, बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो मेन गुण हैं इनके, मतलब ये तो गुण हैं ही हैं। इसके अलावा सहानुभूति और करुणा, ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि चीज़ें क्या हैं। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, इसमें क्या एक चीज़ का जिक्र है, आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, प्रस्तावना में एक चीज का जिक्र है, बंधुता। आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने के लिए ऐसी बंधुता होनी चाहिए। बंधुता का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं पर ये आप सोचिए कि भाईचारे की भावना है ना, भाईचारे की भावना है। थोड़ा आसानी से समझिए, भाईचारे की भावना जब हमें पता है कि जब हम सब जो हमारे देश के वासी हैं वो भाई और बहन आपस में हैं, कहीं ना कहीं पर चीज़ें इस तरह की भावना है कि तो फिर क्या हम उसके बारे में कुछ गलत सोच पाएंगे कि हम उसको धोखा दें, उसके साथ भ्रष्टाचार करें, ठीक है, बेईमानी करें? ये सब चीज़ें आएंगी क्या? नहीं आएंगी ना। मतलब आज अगर ये चीज़ें आ रही हैं, तो हम बंधुता से दूर हैं। आज भी हम देश में बाकी लोगों को एक जैसा नहीं समझ पाए। ये चीज़ तो आपने समझ ली। प्रश्न को देखिए, सहानुभूति और करुणा। अब अगर आपके अंदर बंधुता की भावना है, जैसे मैंने बोला बंधुता की भावना है, तो आप जो कमज़ोर वर्ग हैं भारत में, कमज़ोर वर्ग जो हैं, वंचित वर्ग जो हैं, उनके प्रति आपके मन में सहिष्णुता, दया, करुणा, इनकी भावना होगी कि नहीं होगी? बताएं, होगी कि नहीं होती? समानुभूति होगी कि नहीं? एम्पैथी। समानुभूति क्या होता है? एक वर्ड बताएं जल्दी से। दूसरों के समान अनुभूति।
जानवरों के पर अपराध किया जाता है व्यापक पैमाने पर। आप देखेंगे जापान और इन सब देशों में व्यापक पैमाने पर जानवरों के साथ गलत किया जाता है, मारा जाता है, उनको काटा जाता है ताकि बिजनेस इंप्रूव कर सकें वो, ठीक है, उनकी चमड़ी का इस्तेमाल कर सकें। अगर वो लोग ये फील करें कि यार उनके समान अनुभूति तो करके देखें कि उनके साथ क्या फील होता होगा जब हम उन पर अपराध करते हैं। महिलाओं के साथ हम जब गलत करते हैं तो क्या कभी हमारे अंदर ये समानुभूति आई है क्या? कमज़ोर वर्ग हैं समाज के, कमज़ोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ा तबका है, कई सदियों से उन्होंने चीज़ों को झेला है। क्या उनके प्रति हम लोगों ने कभी सोच के देखा है कि जब अस्पृश्यता होता होगा एक समय पर, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता होगा, मंदिर में आने नहीं दिया जाता होगा, तो उनके साथ क्या बीतती होगी, कभी सोचा है? तो अगर वो फीलिंग हम अपने अंदर ले आए, समानुभूति ले आए, तो क्या आपको लगता नहीं कि बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएं? और अगर समानुभूति आ जाएगी, अगर समानुभूति आ जाएगी तो क्या वो जो निर्णायक मामले हैं उसको सुलझा पाएंगे कि नहीं सुलझा पाएंगे? इसी में उलझ के रह गए हैं ना, इसी में उलझ के रह गए। दया भावना ही नहीं है। मतलब बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनके अंदर ये चीज़ की बहुत कमी है। बहुत सारे अधिकारी करुणा का भाव ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचे चले जा रहे हैं। बहुत बड़े पद पर बैठने के बाद भी जाति, धर्म, इन सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रख कर निर्णय लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पर चिंता की बात थोड़ी सी हो जाती है। प्रश्न बहुत सिंपल है, इसको इस रूप में समझाना है। एक समान अनुभूति होनी चाहिए और एक दया की भावना होनी चाहिए, ठीक है। जब ये दो गुण हैं, यूपीएससी ने इन पर फोकस किया है, ये दो गुण भी अगर इन गुणों के साथ मिल जाएंगे ना, जो गुण मैंने यहाँ पर बताए थे, तब जाके एक बेहतर आईएएस अधिकारी का निर्माण होता है, ठीक है। बेहतर प्रशासनिक अधिकारी निर्मित होता है इससे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का आपस में एक बहुत ही अच्छा एक गठजोड़ होना ही चाहिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियम समान हैं, फिर भी प्रदर्शन में अंतर है। ये तो आप जानते ही होंगे और समझाएंगे इसको। सकारात्मक सोच वाले अधिकारी नियमों और विनियमों के मामलों के पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करके लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। पहले तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्रश्न है क्या। सबसे पहले मुझे ये बताइए, नियम किसको बोलते हैं? इधर हम नियम देखेंगे, इधर हम विनियम देखेंगे। इसका डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोगों को, अगले साल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, नियम किसको बोलते हैं, एक लाइन में कई, मैं आप लोगों को, देखो आगे चल के हम लोग हो सकता है एथिक्स की क्लासेस हम लोग लेंगे। मैं आपको चाहता हूं कि आप बिल्कुल सिंपल भाषा का इस्तेमाल करें यूपीएससी में, मेंस एग्जामिनेशन, बिल्कुल आसान भाषा। नियम क्या होते हैं? विधियों की जो व्याख्या करते हैं, विधियों की जो व्याख्या करते हैं, ये नियम होते हैं, है ना। कानून बना देते हैं सरकार, तो उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आरटीआई अधिनियम जब बना ना, तो उसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने एक नियमावली भी तैयार की गई। क्या बोलते हैं उसको? आरटीआई नियमावली, ठीक है, इसको रूल्स बोलते हैं। अब नियम एक तो इसका ये हो गया कि विधियों की व्याख्या करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया। और दूसरा, इधर आ जाइए आप, विनियम क्या होते हैं, ठीक है। विनियम देखिए, किसी संगठन को संचालित करने की नियमावली। डिफरेंस देख लेंगे इनमें, नियमावली दोनों में आ रहा है, बट डिफरेंस क्या है? ये संगठन को संचालित करने के लिए है, नियम बना दिए जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, और ट्राई जो है, ठीक है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों जैसे मान लो संस्थाएं हैं, तो इनके अपने कुछ विनियम है, रेगुलेशन है जो इन्होंने बना रखे हैं, अपने जो कर्मचारी हैं उनको बेहतर तरीके से शासित करने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए। ये तो संगठन का हो गया लेना देना। इधर किसका लेना देना होगा? विधियों का लेना, कानूनों का लेना देना, ठीक है ना। तो नियम और विनियमों में डिफरेंस आप समझ गए। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि देखिए, नियम और विनियम, ठीक है, नियम और ये दोनों अधिकारियों को दिए गए हैं, ठीक है, सबको सेम ही है लगभग, इसमें कोई इशू नहीं है, सबके लिए समान है। बट एक आप देखेंगे सकारात्मक सोच वाले अधिकारी हैं, ठीक है, एक इधर आप देखेंगे नकारात्मक सोच वाले अधिकारी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कई हैं, आप सोचिए, सकारात्मक सोच वाले अधिकारी जो हैं वो गलत, आप कई चीज़ें ऐसी होंगी, जैसे कई है ना, वो रोशनी की तरफ ज़्यादा देखते हैं, ये लोग अंधकार की तरफ ज़्यादा देखते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, कई बार मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आपके पास कोई व्यक्ति आया, कोई वृद्ध व्यक्ति आया, ठीक है, कोई वृद्ध व्यक्ति आया, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा वृद्ध है वो, उनको स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है। तो वो किसी योजना का, जैसे मान लो अंत्योदय योजना का बेनिफिट लेने आए वो, ठीक है, या वृद्ध पेंशन योजना का बेनिफिट लेने आए, बट उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, उनके पास दस्तावेज नहीं है।
तो अब एक जो तो नकारात्मक सोच वाला अधिकारी है वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि भैया आपके पास दस्तावेज नहीं है, आप जाइए यहाँ से, ठीक है, दस्तावेज नहीं है, मैं कानून के दायरे में बंधा हुआ हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप बाहर में जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। तो ये चीजें सोच कौन रखेगा, नकारात्मक सोच वाला अधिकारी ये चीज रखेगा कि मुझे आपसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आप कहाँ भी जाएं। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे, इस तरफ आप देखेंगे, तो जो सकारात्मक सोच वाला अधिकारी वो पता क्या कहेगा, वो कहेगा कि देखिए, वो कहेगा कि कोई बात नहीं, दस्तावेज नहीं है, मैं कानूनों का उल्लंघन तो मैं भी नहीं कर सकता, नियम मेरे लिए भी समान है, बट मैं इतना प्रयास कर सकता हूं, दो चीजें कर सकता हूं। एक तो मैं ये करूं कि जो भी दस्तावेज तैयार करने वाले जो सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं, जो उनके नीचे के अधिकारी हैं, उनसे वो बात करें कि इनके दस्तावेज थोड़ा जल्दी तैयार करें, पहली चीज तो ये करें वो। दूसरा वो आईएएस अधिकारी ये कर सकता है कि दूसरा आईएएस अधिकारी क्या कर सकता है, वो ये बोलेगा कि देखिए, आप जब तक आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता, वो किसी एनजीओ से बात कर सकते हैं कि आप तब तक इनको बेनिफिट दे दीजिए, तब तक आप थोड़ा। अब ये सोचिए, नियम का बाहर गया क्या, ये नियम के अंदर ही रहकर काम कर रहा है ना, नियम से बाहर थोड़ी ना गया है ये। इसने बहुत सख्त लहजे में नियम को समझाया, लेकिन इसने थोड़ा सा आसान तरीके से नियम को समझा और बहुत आसानी तरीके से हैंडल किया। तो हैंडल दोनों ने किया, ठीक है, इसने गलत तरीके से हैंडल किया, इसने पॉजिटिव तरीके से हैंडल किया, और दोनों में ये सफल माना जाएगा, ये नकारात्मक, ये असफल माना जाएगा। ये यूपीएससी ने पूछा है, बहुत अच्छे तरीके से हमने एग्जाम्पल से चीजें समझ ली हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा, ठीक है। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है, दिन प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे, यहाँ पर इस प्रश्न की डेफिनेशन को समझिए आप। देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, इन्होंने पूछा नैतिकता किस चीज को बढ़ावा देती है। नैतिकता का मतलब पता है कि यहाँ पर एथिक्स है, ठीक है। कई बार मॉरलिटी ले लिया जाता है इसका, यूपीएससी का आपको इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ना है, ठीक है। एथिक्स लिखा है उन्होंने। तो एथिक्स का मतलब क्या होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, बेसिक मतलब इसका ये है, ठीक है। ये गाइड करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स हमें, क्या करें क्या ना करें। एक ये व्यक्तिगत हित और जो निजी हित हैं, मतलब सार्वजनिक हित और निजी हित, दोनों के बीच में एक सामंजस्य एस्टेब्लिश करते हैं, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये हमें एक बताते हैं कि किस तरह से आप व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में एक सामंजस्य बनाकर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पर। और ये मानव जीवन के सुखवाद को निर्धारित करते हैं, ठीक है, मानव सुखवाद को बढ़ावा देते हैं। ये मैंने आपको नैतिकता बता दिया, एथिक्स क्या होता है, ठीक है। अब आप समझिए, बढ़ावा किसको देता है नैतिक, ठीक है। उन्होंने यूपीएससी ने सीधा पूछा कि किस चीज को नैतिकता बढ़ावा देती है। अब देखिए यहाँ पर, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपको इसको सही हर डायरेक्शन में लेना है। देखिए, सामाजिक क्षेत्र में एथिक्स जो है वो किसको बढ़ावा देगा, पहला प्रश्न, पहला इसका पॉइंट आप देखेंगे, सामाजिक क्षेत्र में क्या करेगा, ये सद्भाव को बढ़ावा देगा कि नहीं, है ना, सद्भाव को बढ़ावा देगा, समाज में सद्भाव बढ़ना चाहिए, यही तो नैतिकता का उद्देश्य है। दूसरा, बंधुत्व का भावना जो भी हम लोगों ने डिस्कस की, ये बढ़नी चाहिए कि नहीं, नैतिकता का तो प्रयास यही होना चाहिए कि बंधुत्व की भावना बढ़े समाज में। तीसरा क्या होना चाहिए, समानता की भावना पैदा हो कि नहीं, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ये सब आप ले सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, ये वर्ड, इनको बढ़ाने का प्रयास करेगा कि नहीं नैतिकता, यही तो पूछ रहा है, क्या बढ़ाता है वो समाज में। समाज हो गया, चलो दूसरा एक्सपेक्ट देखिए, राजनीति में क्या बढ़ाएगा, राजनीतिक क्षेत्र जो है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या बढ़ाएगा ये, सबसे पहले मुझे बताएंगे आप लोग, पंथ निरपेक्षता की भावना पैदा करेगा ये, ठीक है, धर्म निरपेक्षता वाला चीजें रखेगा, किसी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सभी धर्म समान है, ये भावना वो अपने अंदर रखेगा। लोक कल्याणकारी राज्य के कॉन्सेप्ट की प्राप्ति करेगा ये, बिल्कुल बेसिक शब्द लिखना है आपको, ये उद्देश्य हमारा है, संविधान में भी है, ये प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए नैतिकता का। दूसरा, संवैधानिक मूल्यों का साकारीकरण, ठीक है, ये भाषा देख रहे हैं आप किस तरह की मैं यूज कर रहा हूं, संवैधानिक मूल्यों का साकारीकरण, ठीक है, इस तरह के उद्देश्य ये इसमें रखेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लो स्वस्थ जनमत का निर्माण हो, ये हो गए आपके राजनीतिक। अब यहाँ पर आप देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में नैतिकता क्या बढ़ाएगा, ठीक है, क्या बढ़ाएगा, यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट क्या हो सकता है, समावेशी विकास,
ये सब वही वर्ड हैं जो हम लोगों ने कई दिनों पिछले 3 दिनों में पढ़ लिए हैं, वही वर्ड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, ये सब प्रयास होंगे कि नहीं, सतत विकास, ये सब प्रयास क्या, ये पर्यावरण से भी जोड़कर देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये, और प्रशासन में क्या होना चाहिए, नैतिकता का उद्देश्य है प्रशासन में, जल्दी से देख लेंगे आप। प्रशासन में क्या, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, है ना, तीसरा सत्यनिष्ठा, चौथा निष्पक्षता, ये सब उद्देश्य होंगे कि नहीं नैतिकता के। सबसे पहले तो आप ये बता देंगे यूपीएससी को बहुत अच्छे से। दूसरा प्रश्न का पॉइंट क्या है कि दिन प्रतिदिन के कामकाज में आने वाले नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप सत्यनिष्ठा का मतलब क्या होता है। ठीक है, विचार कर्म की समानता, जो आपने सोचा वही आप कर रहे हैं। गांधी जी को इसके लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है, जो मन में सोचते थे वही करते थे, वो जो कहते थे, वो कहते हैं ना, कथनी और करनी में एक अंतर नहीं होना चाहिए, कथनी करनी एक समान। अब ये है, मुझे एक बात बताइए, सत्यनिष्ठा, अब ये इसका अर्थ है, ये आपके अंदर एक गुण है मान लो, तो ये आपको कई जगह मदद नहीं करेगा क्या अगर कोई नैतिक द्वंद आ गया तो। दिन प्रतिदिन का कई द्वंद ऐसे होते हैं जहां पर सत्यनिष्ठा का इस्तेमाल होता है। अगर आप सेम चीज करेंगे तो कईयों के लिए मोटिवेशन भी तो क्रिएट करेंगे। सिंगल मतलब इसका ये है कि जितने भी नैतिक गुण हैं, चाहे वो जवाबदेहिता है, ठीक है, अब पारदर्शिता को ले लो आप, ठीक है, पारदर्शिता है, पारदर्शिता इसका मतलब अगर एक आईएएस अधिकारी के पास में, मान लो एक किसी भी संस्था के अधिकारी के पास में एक पिटीशन जाती है किस चीज के लिए, आरटीआई से संबंधित, कि आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो अगर उसके अंदर पारदर्शिता का मूल्य है तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से देगा ना संस्था की, आरटीआई बहुत अच्छे से वो रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा और बहुत सच्चाई के साथ देगा, तो उसको दिक्कत क्या होगी। और वही पारदर्शिता उसमें नहीं है तो वो इसको इग्नोर करेगा, वो हो सकता है इसको नेग्लेक्ट कर दे, वो बताए ना संस्था के बारे में। समझे आप, बेनिफिट समझे। पारदर्शिता हुई तो कहीं ना कहीं पर उसमें बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, बस यही है। इन गुणों का कहीं ना कहीं पर नैतिक जीवन में हर गुण आप देखेंगे तो जवाबदेही भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी चीज़ों को बेहतर बनाने में। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये चारों प्रश्न हो गए, अब आगे चलते हैं। क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न पूछा है कि ये बताइए ये सब क्या है। आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है, और ये पीटर स्टीवर्ट ने दिया है। चलो ये बात सुन लीजिए, आप इसको समझिए। किसने बोला है नहीं बोला है इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि यूपीएससी ने खुद ही बता दिया है, तो हमें उस पर नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि 150 वर्ड्स में वो लिखना है आपको। अब आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है। एक तो देखिए कि एक तो है अधिकार, है ना, और एक है क्या करना उचित है। अब एक चीज मुझे खुद बताइए, ये किसकी बात कर रहा है। मान लीजिए किसी बाह्य पक्ष की बात कर रहा है। ये बाह्य पक्ष कौन से हो सकते हैं, कानून हो सकते हैं, नियम हो सकते हैं, विधान हो सकते हैं, कोई परंपरा हो सकती है। ठीक है, आपके सामने लिख रहा हूं मैं ये सब। और उचित क्या होता है, जो एक ये आंतरिक पक्ष है, मैं बताता हूं, आप समझिए, देने के बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। आंतरिक पक्ष है, आंतरिक पक्ष मतलब सबसे बड़ा पक्ष क्या होता है, अंतरात्मा। देखिए आपको ये चीजें जो है ना, बाहर की चीजें, ये बता रही हैं कि कानून कोई बना हुआ, कानून के अंदर लिखा होता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते, आप महिलाओं के साथ गलत नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते हैं, आप किसी के साथ मतलब बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कानून में है ना। ये बाह्य पक्ष हो गया, हमने बना दिए, कुछ नियम बना दिए, कुछ विधान बना दिए, कुछ परंपराएं बना दी हमने, इसके बाहर आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसे कुछ करते हैं, इनके बाहर जाते हैं, तो क्या होगा, परंपराओं के साथ एक आपका द्वंद्व, एक द्वेष उत्पन्न होगा। ठीक है, और आपको सजा दी जाएगी, कानून भी सजा देगा आपको, ठीक है, न्यायपालिका के माध्यम से। अब एक तो चीज हो गई, एक ये है अंतरात्मा, क्या उचित है, क्या कोई कानून उचित है या नहीं। ठीक है, या इसको छोड़ दीजिए, आप कानून छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि क्या ये जो चीज हो रही है ये आंतरिक तौर पर सही है क्या। आंतरिक तौर मतलब अंतरात्मा के अकॉर्डिंग नैतिक तौर पर क्या ये चीज उचित है क्या। ठीक है, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कानूनी तौर पर जिनका कुछ अलग पक्ष होता है। ठीक है, कानूनी तौर पर अलग पक्ष होता है, बट नैतिक तौर पर वो सही होती हैं। ठीक है, कानूनी तौर पर तो कहीं ना कहीं पर उनको वो कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है कि नहीं ये चीज़ अलाउड नहीं है, बट नैतिक तौर पर कई चीज़ें अभी भी जैसे चलती हैं, जैसे इच्छा मृत्यु। ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है बहुत बुरी हालत में है, बचने की कंडीशन नहीं है, बट वो उसको बचाया जा रहा है, उसको मशीनें लगाई दी जा रही हैं। अब उसको मार तो सकते नहीं क्योंकि कानून में इच्छा मृत्यु अलाउड नहीं है।
अलाउड नहीं, आप मारेंगे तो आपको सजा हो जाएगी। बट नैतिक तौर पर उसको जिंदा रखना सही है क्या? वो बड़े बुरे तरीके से जीवन यापन कर रहा है, वो बिल्कुल उसको हर टाइम पे सहारा चाहिए मशीनों का, व्यक्तियों का, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, चीज़ें बुरी हालत में, वो मरना चाह रहा है, वो चाहता नहीं है इस जीवन से, पीड़ित जीवन से छुटकारा पाना चाहता है, तो क्या उसको बचाना सही है क्या? है ना, नैतिक तौर पर ये चीज़ सही नहीं है, बट कानूनी तौर पर ये सही है। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। आप समझिए कि ये जो दोनों पक्ष है ना, ये जो दोनों पक्ष हैं, इसको और इसको आप मिला दीजिए, जो उचित है और जो अधिकार है, इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य है ना, इसका अंतर जो समझना है, इन दोनों के बीच में अंतर समझना, यही नैतिकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, यही नैतिकता कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये तो बाह्य पक्ष हो गया ना, हमें पता है कि चलो इसका तो हम निर्माण कर सकते हैं, पर प्रभावी कौन होना चाहिए, ध्यान किस पे देना चाहिए, उचित कर, आंतरिक तौर पर क्या ये सही है, क्या ये नैतिक तौर पर सही है, यही तो नैतिकता है। एथिक्स और क्या है, ठीक है ना, एथिक्स यही है कि आपको ये पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच में माइनर डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करें। ये प्रश्न भी आप लोगों ने समझ लिया, अब आगे चलते हैं। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनना है, तो मैं दृढ़ता से मानता हूं कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य जो बदलाव ला सकते हैं, वे पिता, माता और शिक्षक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति भारत के। अब देखिए, तीनों का रोल देखिए, पिता, माता और शिक्षक, ठीक है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में तीनों ही पोजीशंस को बहुत ज़्यादा सम्मान से देखा जाता है, ये आप लोगों को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। पिता का सबसे बड़ा रोल क्या होता है? पिता सबसे पहले, आप पिता से भी पहले माता की तरफ आइए। माता के साथ सबको आपको पता होगा, माँ के साथ बच्चे का बहुत ज़्यादा शुरू से ही स्नेह होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संघर्ष है ना, माँ का ही होता है। आप सोचिए, 9 महीने पेट में रखती है वो, फिर जन्म देती है, वो सब चीज़ें, फिर छोटे टाइम में बड़ी बुरी हालत में खुद रहती है, लेकिन बच्चे को किसी तरह का दुख नहीं होने देती। ये माँ का सबसे बड़ा जो है हमारे लिए प्यार और त्याग है। अब देखिए, माँ के साथ बच्चे का बहुत स्नेह है, तो क्या है, माता जो सिखाती है ना, जो सिखाती है वही बच्चा करता है। अगर आप ये बोल दें कि माता बच्चे की पहली शिक्षक है, सबसे पहली शिक्षक है, तो गलत नहीं होगा ना, ठीक है। अब बच्चा सबसे छोटे टाइम में, उसको छोटे टाइम में जो संस्कार देती है वो माँ ही देती है। ये बोला भी जाता है ना कई बार कि अगर कोई बच्चे गलत निकल आते हैं तो बोला जाता है इनके माता पिता सही नहीं है इसलिए बच्चा गलत है ना। तो माँ पर तो सबसे पहले ही चीज़ें उठ जाती हैं। तो अगर माँ कहीं ना कहीं पर बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल करे ना, तो बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा कौन से गुण होंगे, मानवीय गुण। देखिए, यूपीएससी में जो एथिक्स का पेपर है ना, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस है। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए जिसमें मानवीय गुणों की बात ज़्यादा है, वर्च्यू की गुण, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात ज़्यादा है। अब मानवीय गुण जो हैं, मानवीय जो गुण जो हैं, अब इसके अंदर ये कौन बिल्ड कर सकता है? माँ में, बच्चे में। माँ कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है ना। अगर वो चाहे छोटे टाइम से ही उसको ईमानदारी सिखाए, है ना, बच्चों को छोटे छोटे टाइम पे कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ बताएं, या ऐसी जितनी भी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं जिन्होंने ईमानदारी में बहुत अच्छा किया, वो बता सकती है माँ, ठीक है। माँ ही उसको पारदर्शिता सिखा सकती है, माँ ही उसके अंदर कहीं ना कहीं पर आप सोचेंगे सत्यनिष्ठा की भावना पैदा कर सकती है, अच्छी अच्छी कहानी उसको बता। एक आप सोचिए कि अगर बच्चे को, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात बोली कि बच्चा जो होता है ना वो नदी की तरह होता है, उसको हम कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि हम उसको क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ी भूमिका माँ की आ जाएगी। दूसरा, इधर आ जाइए, पिता। पिता, मैंने ये वर्ड जो लिख रहा था मैं आधा अधूरा छोड़ दिया, ये है पिता सबसे पहले जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है बच्चे को, ठीक है। जिम्मेदारी का एहसास कौन दिलाता है? पिता। पिता से हम सीखते ही सबसे पहले जिम्मेदारी है, ठीक है, किस तरह से जिम्मेदारी को आपको सहन करना है। और यही जिम्मेदारी क्या प्रशासनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण नहीं होगी क्या? रिस्पॉन्सिबल बना सकता है बच्चे को कि नहीं? तो पिता अगर चाहे तो बच्चे को किस लेवल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस तरह से एक ड्यूटी के प्रति, एक अपने कर्तव्य के प्रति, क्योंकि आप देखते हैं, हम अपने पिताओं को देखते हैं किस तरह से हमारे पिता कहीं ना कहीं पे हर जो है कठिन परिश्रम करते हैं, लगातार वो सारी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, अंतिम तक अपनी पूरा जीवन जो है वो परिवार को सुपुर्द कर देते हैं। ये देखते हैं हम लोग भारतीय संस्कृति में ना, हर किसी, हम लोग अच्छे से वांछित हैं। अब देखिए, तीसरा यहाँ पर रोल देखिए शिक्षक का। ये तो आपको पता होगा कि भारतीय समाज में शिक्षक का बड़ा सम्मान है, क्योंकि शिक्षण भी डायरेक्शन दे सकता है बच्चे को। शिक्षक जो है वो डायरेक्शन, क्योंकि जब माँ बाप से निकल के आता है ना बच्चा, तो सबसे ज़्यादा जो समय व्यतीत करता है वो शिक्षक के साथ ही करता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे वो
आगे यूनिवर्सिटी के लेवल पे हो। अब ऐसे समय में शिक्षक चाहे तो कितना बदलाव ला सकता है, बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है ना। कितने ही भारत में ऐसे एग्जाम्पल हैं शिक्षक के तौर पर जिन्होंने बहुत सारा अच्छा वर्क किया है। तो हमें ये देखना है कि शिक्षक जो है बच्चों में ये सारे गुण, जिन गुणों की हम लोगों ने बात की ना, वो सिखा सकता है। और साथ में शिक्षक के पास हर तरीके का हथियार है, वो प्यार से यूज़ कर सकता है, ठीक है, वो डरा धमका सकता है बच्चे को, ठीक है, थोड़ा डरा धमका कर उससे काम करवा सकता है, उससे शिक्षक सारे गुण डाल सकता है। जैसे रेगुलर रूप से आपको स्कूल आना है, ठीक है, रेगुलरिटी बिल्ड कर सकता है, नियमितता बोलेंगे इसको, बच्चे को नियमितता एक बिल्ड कर सकता है। दूसरा, सही समय पर कार्य को पूरे करना, ठीक है, सही समय पर कार्य पूर्ति, ये सब शिक्षक बिल्ड कर सकता है कि नहीं। फिर महिलाओं का सम्मान सिखा सकता है, वो गर्ल्स का कहीं ना कहीं पे बच्चों को बता सकता है कि गर्ल्स की आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, यहीं से ये चीज़ें बिल्ड हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षक बिल्ड कर सकता है। तो आप मुझे बताइए, क्या इस प्रश्न में कोई दिक्कत है क्या? 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं। देश को अगर भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो खूबसूरत दिमागों का देश बनना है, तो यही चीज़ें चाहिए। और अगर मुझे एक बात बताइए, अब भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा देश? अब ये ऑनेस्टी उसके अंदर है, ठीक है, ईमानदार है, वो सत्यनिष्ठा है, इंटीग्रिटी है उसके अंदर, ठीक है, प्रोबिटी है, ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है। ये तीनों चीज़ें गुण हैं उसके अंदर, ठीक है, जवाबदेहिता है, पारदर्शिता है, तो क्यों भ्रष्टाचार करेगा वो? जब उसके अंदर बंधुता की भावना है, सब भाई हैं एक, अगर मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूं तो उनके साथ धोखा कर रहा हूं, माँ ने सिखाया, पिता ने सिखाया, शिक्षक ने सिखाया, तो क्यों करूंगा मैं? तो यही चीज़ वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिखाना चाह रहे थे, और इसको आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया है। आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पालने के लिए आप लोग को आज छोड़ना पड़ा है, दलाई लामा, ठीक है। ये किसकी बात करता है? त्याग की बात करता है। कोई और एग्जाम्पल नहीं लूंगा, आप लोगों का एग्जाम्पल लूंगा, आप लोग समझिए, क्योंकि मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आईएएस की तैयारी करते समय कौन से त्याग आप करते हो? पारिवारिक त्याग करते हो, ठीक है, दूसरा त्याग करते हो, मान सकते हैं इसको पारिवारिक फंक्शनों में ही जोड़ लेंगे आप, कि कोई भी आप प्रोग्राम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ आप छोड़ रहे हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया का त्याग कर रहे हैं आप, ठीक है, सोशल मीडिया का त्याग कर रहे हैं। फिर आप मित्रों से त्याग कर रहे हैं, मित्रों से दूर हो रहे हैं, समय नहीं आपके पास, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। कई बार आप अपने जो आपके जो खान पान है या जो आप पहनावा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके शौक़ हैं, उन शौक़ से आप उनका त्याग कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप त्याग करते हो, तब जाकर आपको एक तपस्या के माध्यम से आईएएस का पद प्राप्त होता है। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब यही प्रश्न पढ़िए दोबारा से, अब ये जानने के बाद पढ़िए, आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसके पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा है। कुछ दिक्कत है क्या इस प्रश्न में? हैंडल कर पाएंगे ना? त्याग ही होता है। जब देखिए, अगर आपने त्याग नहीं किया होगा तो आप कभी भी अपनी सफलता को पहचान ही नहीं पाएंगे, उसका मूल्य आंक नहीं पाएंगे आप। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? देखिए, कई बार ऐसा बोला जाता है, फॉर एग्जांपल, हालांकि मैं उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जनरली बोला जाता है कि कई बार ना, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में जो बच्चे आईएएस क्लियर कर देते हैं ना, वो इतना अच्छे से समझ नहीं पाते चीज़ों को। क्यों? हालांकि उनकी अपनी क्वालिटी है, उन्होंने जल्दी क्लियर कर लिया, बट उन्होंने शायद व्यापक पैमाने पर त्याग नहीं भी किया, उन्होंने चीज़ें समझी भी नहीं, काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष भी नहीं हुआ उनका। बोला जाता है ऐसे, हालांकि उनके अपने जनरलाइज नहीं मैं कर रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप इसको उसी डायरेक्शन में लेंगे। अब उन्होंने त्याग का ज़्यादा, वो फिर उनके लिए ना आईएएस का पद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए रहता नहीं है। लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद आईएएस प्राप्त होता है ना, तो वो उसका इतनी ज़्यादा वैल्यू करता है कि उसमें बहुत अच्छे से वर्क करता है वो। ये तो कई मामलों में देखा भी गया है। तो बस मैंने आप लोगों का एग्जाम्पल लेके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया, आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखिए, सुशासन से आप क्या समझते हैं? पहले तो ये देख लेंगे हम लोग। राज्य द्वारा ई शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहाँ तक सहायता पहुंचाई है? उदाहरण के साथ विवेचन करें। देखिए, सबसे पहले मुझे सुशासन बताएं आप। सुशासन से पहले भी आप मुझे ये चीज़ बताएं कि शासन किसे कहते हैं, ठीक है, शासन क्या होता है। देखिए, एक चीज़ मुझे आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाइए कि शासन का, सुशासन से पहले हम लोग देखेंगे शासन क्या होता है, ठीक है। शासन क्या है? देखिए, निर्णय लेने की तथा, बिल्कुल आसान भाषा में लिखूंगा, तथा जिसके द्वारा निर्णय लागू किए जाते हैं, जिसके द्वारा निर्णय लागू किए जाते हैं की प्रक्रिया है, ठीक है। ये है आपका गवर्नेंस,
ठीक है, इसका इंग्लिश और इंग्लिश वर्ड देख लेंगे। ये है गवर्नेंस, ये है गुड गवर्नेंस। ठीक है, अब ये तो हो गया शासन, निर्णय लेने की और जिसके द्वारा निर्णय लागू किए जाते हैं वो आपको पता है गवर्नेंस कौन करता है भारत में, ब्यूरोक्रेसी करती है, नेता लोग भी करते हैं। ठीक है, अब सुशासन देखिए आप, गुड गवर्नेंस क्या होता है? गुड गवर्नेंस विकास हेतु, एक एक वर्ड को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए मत, कोई जरूरत नहीं है मेंशन करने का, आप इस चीज को लिखिए। विकास हेतु देश के संसाधनों के प्रबंधन में, देश के संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति प्रयोग का तरीका। ठीक है, अब ये देखिए विकास हेतु सबसे पहले टारगेट क्या है? डेवलपमेंट। दूसरा, देश के संसाधनों का प्रबंधन बेहतरीन तरीके से हो, उसके लिए इस पावर का यूज करना है। ठीक है ना, ये है टारगेट गुड गवर्नेंस का। अच्छा, गुड गवर्नेंस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए भाई? कौन सी चीजें किसी शासन को गुड बनाती हैं? भाई शासन और सुशासन में डिफरेंस देख लिया ना आप लोगों ने। अब सुशासन के तत्व क्या हैं? कौन से शासन को सुशासन कहा जाएगा? गुड गवर्नेंस किसको कहा जाएगा? पहला पॉइंट क्या इसके अंदर हो सकता है? आम लोगों की उसमें भागीदारी हो। ठीक है, आम लोगों की उसमें सहमति हो। ठीक है, सब लोग भागीदारी करें तभी तो बोला जाता है स्थानीय शासन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जवाबदेही हो, उसके अंदर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित किया जाए, उसके अंदर पारदर्शिता हो, वही वर्ड, वही गुण, वही सब चीजें आएंगी। ठीक है, वही उसके अंदर आप सोचिए वो जो अगर डिसीजन जो लिए जा रहे हैं उसके अंदर वो न्याय संगत हो। ये तो है गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये उसके तत्व हैं, आप इसको बिल्कुल डायग्राम बना के अच्छे से यूपीएससी के सामने रख सकते हैं। आपको पता है एग्जाम्पल अगर गुड गवर्नेंस का मैं आपको दूं तो कौन सा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पता है इसमें क्या इसकी बात की गई? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बात की गई है कि आप कहीं ना कहीं पर इस चीज को समझिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक कल्याण को सर्वोपरि बताया गया है ना। पता क्या बोलते हैं कौटिल्य? कौटिल्य बोलते हैं कि राजा जो है ना, राजा का सुख, इस चीज को भी याद रखिए, राजा का सुख जो है प्रजा के सुख में है। ठीक है, राजा का सुख प्रजा के सुख, कितनी बेहतरीन लाइन है। अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र फोकस किस पे करा? लोक कल्याण। ये गुड गवर्नेंस नहीं है क्या? अच्छा चलो अभी हालिया पहले देख लेते हैं, जो यूपीएससी ने बोला है कि भाई हालिया पहले कुछ गिना दीजिए, तो उसका आप क्या बताएंगे? कौन सी पहले बताएंगे? पहले नंबर पे आप बताएंगे प्रगति पोर्टल बनाया है सरकार ने ना, अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो आप सभी अधिकारियों से बात करते हैं उसको लेकर, आपको पता ही होगा किस तरह से उनके बारे में पूछने हैं कि आपने परियोजनाओं का किस तरह से प्रभावी क्रियान्वयन किया है, नहीं किया है। अच्छे अधिकारियों को शाबाशी भी देते हैं, वो देखा होगा ना। गुड गवर्नेंस नहीं है क्या ये? उसके अलावा क्या एग्जाम्पल है इसमें? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, क्योंकि देखो ई शासन को लेकर बात की गई है, तो ई शासन में प्रगति भी आएगा और डिजिटल इंडिया भी आएगा। ठीक है, डिजिटल भारत मिशन जो है इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत को डिजिटल इंडिया, इसी के अंदर एक पहलू है ई क्रांति। ठीक है, वो भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में मतलब डिजिटल मामलों में एक व्यापक पैमाने पर क्रांति लाई जा सके। हम लोग कोशिश करें हमारे डिजिटल भुगतान करें, डिजिटल चीज़ों का यूज़ करें ताकि हम उसको सिक्योर कर पाएँ। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग? MCA 21 कॉर्पोरेट शासन हेतु नियम है, ये है ना, कॉर्पोरेट शासन हेतु नियम है, ताकि जो कॉर्पोरेट मंत्रालय है ना, कॉर्पोरेट मंत्रालय जो है वो सेवाओं की जो डिलीवरी है, सेवा वितरण है, उसमें गतिशीलता ला सके। ठीक है, सेवा वितरण में गतिशीलता, ये सब एग्जाम्पल देके अच्छे से बता देंगे क्या करना है इसमें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जल्दी से देखेंगे अगला प्रश्न, हम लोग थोड़ा डिले हो गए हैं, जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन प्रतिदिन प्रशासन की बैठकों, संस्थानिक अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। आपको तो पता ही है। ठीक है, ऑनलाइन चीज़ें अब कोविड-19 के बाद कुछ ज़्यादा ही स्तर पर देखी गई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों को के लिए बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियाँ हैं। और विशेषतः समाज के कमजोर समुदाय के लिए ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन कीजिए। 150 वर्ड में कितना बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर बहुत बेहतरीन आप दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, जल्दी से आप चीजें देखेंगे। कोविड-19 के बाद ज़्यादातर जो प्रशासनिक बैठकें हैं, या आप देखेंगे बच्चों के स्तर पर भी स्कूल शिक्षा भी जूम के माध्यम से हुई। ठीक
ठीक है, वर्क फ्रॉम होम किया गया, प्रशासनिक अधिकारी बैठक कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, भारतीय प्रधानमंत्री अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसका प्रचलन तो बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेलीमेडिसिन का यूपीएससी ने खुद ही जिक्र किया है। टेलीमेडिसिन क्या होता है? दूर से इलाज कर देंगे, ठीक है, डॉक्टर दूर बैठे सर्जरी कर देंगे, आपको बिल्कुल देखते रहेंगे और सर्जरी कर देंगे। ये सब चीज़ों का प्रचलन बढ़ा है भारत में, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन इसके लाभ और हानियाँ क्या हैं, जल्दी से ये भी एक एक लाइन में आप यूपीएससी को ज़्यादा नहीं बताने हैं, क्योंकि प्रश्न कुछ और है, नैतिक मुद्दे वो बताना है हमें। लाभ और दोष इसके क्या हो सकते हैं, बताएंगे जल्दी से, क्या लाभ है? एक तो आप कहीं से भी कार्य कर सकते हैं, कहीं से भी कार्य कर सकते हैं, मतलब दूर दराज के क्षेत्र से भी आप इसका जो है कार्य में भागीदारी कर सकते हैं, दूर दराज से भी, ठीक है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? कार्य बहुत जल्दी स्तर पर, कार्य की तीव्रता है, ठीक है ना। ऑनलाइन स्तर पर चीज़ें जल्दी ख़त्म होती हैं, आपको भी पता है, जल्दी से पढ़ाई भी हो जाती है, सब चीज़ें जो टाइम 2 घंटे में होना है ना, जो काम, वो काम और जल्दी हो जाता है ऑनलाइन तरीके से। टेलीमेडिसिन का एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, ये तो इसके बेनिफिट हो गए, ठीक है ना। स्पीडली आप कर सकते हैं, थोड़ा गुणवत्ता भी बेहतर ही होती है। यहाँ पर दोष क्या है इसके? डाटा सुरक्षा को लेकर चिंता रहती है, जूम मीटिंग हो रही है, डाटा लीक हो सकता है, चाइना की ऐप है, एक चिंता ये पर भी है। निजता को लेकर चिंता है, प्राइवेसी लीक हो सकती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, भारत में साइबर हमले इतने होते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहीं पर लीक हो सकती हैं। प्रशासनिक स्तर पर कोई बहुत ही गुप्त बैठक हो रही है और उस चीज़ का डाटा लीक हो गया, तो हम क्या करेंगे बताइए, ठीक है। तो ये चिंता की थोड़ी सी चीज़ें हैं। और दूसरा आप एक देखेंगे, शिक्षा के स्तर पर आप देखेंगे कि एक चीज़ बोली गई है कि ऑनलाइन एजुकेशन से ना, जैसे ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा शारीरिक जो गतिविधियां हैं, जैसे मान लो खेल कूद है, उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं बच्चे, लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते बच्चे, ज़्यादातर डिजिटली चीज़ों से जुड़े रहते हैं, और एक छात्र और शिक्षक के बीच में एक बेहतरीन जुड़ाव भी नहीं हो पाता, ठीक है ना। इसके बीच में एक जुड़ाव भी नहीं हो पाता, जुड़ाव की भी कमी हो जाती है। तो ये सब कुछ इसके नुकसान भी हैं, फ़ायदे हम लोगों ने देख लिए। अब जो मेन प्रश्न है ना, उसको मैं एक्चुअली एक एक चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना रहे प्रश्न को समझने में। अब मुझे बताइए, नैतिक मामले इसमें हैं क्या, कमज़ोर वर्गों को लेकर, ठीक है। डिजिटल शिक्षा तो चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसमें कमज़ोर वर्गों के साथ क्या इश्यूज़ क्या हैं, ये देखिए। सबसे पहले तो मुझे ये बात बताइए, असमानता है कि नहीं। किसी व्यक्ति के पास तो बहुत अच्छा फ़ोन है, बहुत अच्छे तरीके से वो ऑनलाइन क्लास कर रहा है, गरीब बच्चों के पास है क्या ये, ठीक है। गरीब बच्चों की पढ़ाई कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, सरकार ने सोचा तक भी नहीं। आप देखेंगे किस तरह से गरीब बच्चों ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित ही रहे हैं, वो आज तक वंचित ही हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारी शिक्षकों ने तो ऑनलाइन पढ़ाई करवाई नहीं, कहाँ करवाई। तो ऐसी स्थिति में यह असमानता एक स्तर पर तो हो गई, निजी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ गए, बट गरीब तो रह गए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। दूसरा आप देखिए, संसाधनों की कमी। अब संसाधनों की कमी है कि नहीं, अब वही मैंने फिर से कह देता हूँ कि एक बच्चा है अमीर व्यक्ति का, उसके पास मोबाइल भी है, उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, उसके पास एक अच्छा लैपटॉप भी है, टैब भी है, बट ये सब चीज़ें गरीब व्यक्तियों के पास हैं क्या? तो फिर से एक बड़ा मुद्दा क्रिएट हो गया, संसाधन भी नहीं है। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा मैंने कई बार बोला है, डिजिटल शिक्षा की कमी है। वो कैसे आप देखेंगे, मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति, आप लोगों में से भी बहुत अच्छे परिवारों से भी होंगे, उनको बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे डिजिटल टैब मिल गया है ना, लैपटॉप मिल गया, वो लोग बहुत जल्दी से उससे परिचित भी होते हैं। बट गरीब व्यक्तियों को ये सब चीज़ें कई बार तो मिल ही नहीं पाती हैं, ठीक है, और मिलती हैं तो बहुत आगे चल के मिलती हैं। इससे फिर उनको समझ में नहीं आता कि इसको ऑनलाइन शिक्षा करनी कैसे है, जूम ऐप में कैसे ज्वाइन होना है, कैसे एक्सक्लूड होना है, ये सब चीज़ें उनको कहाँ पता होती हैं। तो इसकी भी कमी है। और एक चौथा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट अभी हर जगह पर उपलब्ध थोड़ी ना है, ठीक है। और हर जगह ऐसा नहीं है वाईफाई भी हो, या हर बच्चे के पास इतने पैसे हों कि भाई वो इतना 700-800 रुपये का 2-3 महीने का पैक ले पाए, जो भी है महंगे हो चुके हैं पैक इंटरनेट। ये सब मुद्दे नहीं है क्या, कुछ अलग से पढ़ना है इसके लिए, बहुत अच्छे से बता सकते हैं आप, बहुत अच्छा प्रश्न भी है और आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं। पिछले 7 महीनों में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है, ठीक है। तो और कार्रवाई की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। वे कौन से नैतिक मुद्दे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक निरंतरता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इन मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दे बताने बस। अब आप समझिए, युद्ध में नैतिक मुद्दे कौन से होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने प्रश्न उन्होंने रूस और यूक्रेन पे पूछ लिया तो आप इसी के बताने लग जाएं, ठीक है। एथिक्स का पेपर है, ये याद रखना है। वो नहीं पूछना चाह रहे हैं वो आपसे क्यों हुए हैं, क्या कारण है, नहीं। नैतिक मुद्दे बताइए युद्ध में क्या है।
सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जीवन की हानि होती है कि नहीं। युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, दो देशों के बीच में है। अब उसमें चलो ठीक है, मान लिया कि सैनिक तो इसलिए मर रहे हैं कि भाई देश के लिए उनका ड्यूटी ही है, ठीक है, एक तो सैनिक मर गए, ठीक है। दूसरा, आम लोगों की क्या गलती है? आम लोगों में तो बहुत सारे चाहते भी नहीं होंगे कि युद्ध हो, आम लोगों की जान मृत्यु जो है वो हो गई, जान की हानि हुई। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, पशुओं की गलती है क्या कोई? क्या उनको पृथ्वी पर जीने का अधिकार नहीं है? आपके युद्ध में वो क्यों मरें? आपके किसी बात पर एक द्वंद्व हो सकता है, किसी बात पर इशू हो सकते हैं, आप सीमा विवाद को लेकर बैठ रहे हैं, हमारी क्या गलती है? हमें तो जीने का अधिकार है ना, जितनी धरती आपकी है उतनी हमारी भी है। बट क्या इसके बारे में सोचा गया क्या? तो ये क्या नैतिक मुद्दा नहीं है? दूसरा क्या इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है? अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है जब युद्ध होता है। आपको पता है किस तरह से अब महंगाई बढ़ रही है ना, महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई आपूर्ति जो है, आपूर्ति श्रृंखला है वो गड़बड़ा चुकी है, तो महंगाई बढ़ रही है। अब इसमें जो गरीब देश हैं, ठीक है, भारत को भी आप एक गरीब देश मान सकते हैं, अब इसमें बहुत सारी गरीब जनसंख्या रहती है, तो उनके लिए महंगाई बढ़ जाना उनकी गलती थी क्या? रूस यूक्रेन युद्ध में हमारे के जो देश के गरीब लोग हैं, या किसी भी देश के गरीब लोगों की बात कर लो, ठीक है, तो वहाँ पर सप्लाई नहीं जा रही है, महंगाई बढ़, उनकी गलती थी क्या? युद्ध में नहीं थी ना, तो फिर ये नैतिक मुद्दा नहीं है क्या? तीसरा, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे रॉकेट चल रहे हैं, बहुत सारा आप सोचिए मिसाइलें चल रही हैं, बहुत सारा धुआं हो रहा है, प्रदूषण बन रहा है, और इससे नुकसान हो रहा है वृद्ध जनसंख्या को, कई देशों की वृद्ध जनसंख्या को नुकसान हो रहा है। दो देश जो लड़ रहे हैं उनका तो हो ही रहा है, बाकी देशों इनकी कोई गलती थी क्या इसमें, इस चीज़ में? तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ये चीज़? इसके लिए कोई जवाबदेही फिक्स की गई है? किसी भी देश की लड़ाई हो, ठीक है, फिक्स है क्या? कोई जवाबदेही नहीं है। चौथा, आप मुझे एक और बता दीजिए, शरणार्थी जो वही आम लोग जो हैं जो भागते हैं देश से, ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, और यूरोप के ही देश जो हैं बॉर्डर बंद कर लेते हैं। अब युद्ध हो रहा है, वो बेचारे भागें, अन्य देश उनको सहारा नहीं दे रहे, तो वो फिर जाएं कहाँ जाएं? ये भी एक नैतिक मुद्दा है कि नहीं है? बट आप एक चीज़ आप मुझे यहाँ पर बताएंगे, हर सिचुएशन में युद्ध जो है वो अनैतिक नहीं है, जस्टिफाई भी है। किस मामले में? एक ही वर्ड आप लिख के छोड़ देंगे ताकि यूपीएससी को ना बहुत खूबसूरती से लगे कि बच्चे का जो दिमाग है बहुत ही होलिस्टिक आंसर देता है वो। तो उसमें आप लिख देंगे कि जब स्व रक्षा की बात आती है ना, सेल्फ डिफेंस की बात आती है, तब युद्ध जो है जस्टिफाई हो जाता है। भारत ने ज़्यादातर हमले इसी रूप में किए भी हैं, ठीक है, हम पर जब कोई अटैक करता है तो फिर हम करते हैं। एक एग्जाम्पल और रामायण का भी आप दे सकते हैं जी, रामायण में जिस तरह से श्री राम जी ने सीता को बचाने के लिए युद्ध किया, आज तक उसको जस्टिफाई युद्ध माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पर इस तरह से चीज़ें आप लोग जस्टिफाई कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं आपको कह रहा हूँ 10 में से लगभग अगर इस तरह से आप लिखते हैं, और कुछ मैंने अलग से नॉलेज नहीं लगाया, 7 नंबर आपको देगा, बहुत खुशी से देगा एग्जामिनर, ठीक है। अब जल्दी से इस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। 4 चीज़ों को थोड़ा 30-30 वर्ड में बताना है, ठीक है। संवैधानिक नैतिकता क्या है, मतलब एक पैराग्राफ भी नहीं होगा, इसको जल्दी से बता के निकलना है, 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है। संवैधानिक नैतिकता क्या होती है, आप पहले मुझे ये बताएं, संवैधानिक नैतिकता क्या होती है? संविधान है ना, भारत का जो संविधान है, किसी भी देश का संविधान हो, संविधान है, उसमें कुछ मूल्य हैं, ठीक है। उन मूल्यों का राजनीतिक लोग, ठीक है, न्यायपालिका, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, और लास्ट में चाहे ब्यूरोक्रेसी भी ले लो, नौकरशाही, और लास्ट में आम जनता, आम नागरिक जो हैं, ये सब इसका पालन करें, इन मूल्यों का कोई भी कार्रवाई करें ये इससे बाहर ना हो, इससे बाहर ना हो। किससे बाहर ना हो? संविधान के मूल्यों से बाहर ना हो। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे, अनुच्छेद 376 को हटा दिया गया, ठीक है, हटा दिया गया, तो बोला क्या गया उसमें? संविधान में ये मेंशन था कि आप वहाँ की संविधान सभा की परमिशन लेंगे, ठीक है। अब ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, आप इसमें ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बट आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चल रहा है। संविधान सभा की परमिशन लेनी थी बट ली नहीं गई, फिर चलो संविधान सभा की जगह लिख दिया क्या कि वहाँ की संसद की, वहाँ की जो विधायिका है उसकी परमिशन लेंगे, विधायिका की भी नहीं ली गई। फिर किसकी लेगी गई कि विधायिका नहीं है, राज्यपाल थे, राज्यपाल तो किसके होते हैं वो? आप सोचिए, सेंटर का ही तो एजेंट होता है, ये सेंटर केंद्र का ही तो एजेंट के तौर पर कार्य करता है राज्यपाल। तो ऐसी स्थिति में इसकी भी परमिशन नहीं ली, इसकी भी नहीं ली, राज्यपाल की ले ली, तो क्या संवैधानिक नैतिकता का पालन हुआ क्या? यहाँ पर संविधान में मूल्य थे कुछ कि आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बट उसके अकॉर्डिंग नहीं चला गया।
फॉर एग्जाम्पल संवैधानिक नैतिकता फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। अच्छा, इसके कुछ तत्व होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी को, आप एक लाइन में अगर बताना चाहें तो सिर्फ ये भी लिख देंगे ना, तब भी एग्जामिनर खुश हो जाएगा। जैसे कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये संविधान में हमारे मेंशन है, ये मूल्य हैं जिन मूल्यों का पालन होना चाहिए। समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। उसके अलावा क्या हो सकता है, प्रस्तावना अपने आप में ही सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी का एक जो एलिमेंट है वो प्रस्तावना है। फिर उसके बाद में आप देख लेंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बहुत सारी चीज़ें, सामाजिक न्याय है। तो ये सब चीज़ें इसके एलिमेंट हैं। मैंने आपको ये बता दिया, इसके अकॉर्डिंग चलना है और इस तरह से इन सबको इन सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। ये आप, मुझे लगता है आप 30 क्या इसमें 100 वर्ड भी आप अच्छे से लिख सकते हैं जो मैंने बताया आपको। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का संघर्ष कैसे होता है ये बताएं मुझे आप। एक लाइन में अगर मैं लिखना चाहूँ ना तो निजी हित तथा आधिकारिक कर्तव्यों के बीच संघर्ष, ठीक है, अल्टीमेटली ये है निजी हित तथा आधिकारिक कर्तव्यों के बीच में जब संघर्ष होता है ना, बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ कैसे, तो फिर बोला जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कैसे, एग्जाम्पल समझिए आप, एग्जाम्पल समझिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखिए एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ कहीं ना कहीं पर हिस्टोरिकल। सुभाष चंद्र बोस जो थे ना 1920 में ये आईएएस अधिकारी बन गए थे, ठीक है, सेलेक्ट हो गए थे ये तो, बट इन्होंने त्याग दे दिया, मतलब रिजाइन कर दिया इन्होंने, नहीं कि नहीं हमें नहीं करना है। क्यों छोड़ा पता है, उनको लग रहा था कि मेरा जो निजी हित है ना, मेरा जो निजी हित है वो आज़ादी है देश की, इसके साथ मेरा जो सार्वजनिक कर्तव्य है, सार्वजनिक कर्तव्य क्या था उनका, जो सरकार कहती है उसके दायित्वों का पालन करना, ठीक है, सरकार के अकॉर्डिंग कार्य करना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इसमें संघर्ष हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया है, ठीक है, समझ गए। सार्वजनिक हित और इसके अंदर सार्वजनिक जो दायित्व है इसके बीच में और इसके बीच में जब टकराव होता है तब चीज़ें होती हैं। और ले लो एक एग्जाम्पल और समझ लो, जैसे आईएएस अधिकारी हैं, कोई भी मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी है। अब एक तरफ इनको पता लगा है कि ये ना, इनको खबर मिली है कि किसी एक क्षेत्र में सामुदायिक दंगा हो गया है, ठीक है, कोई दंगा शुरू हो गया धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर कुछ दंगा शुरू हो गया है। बट उसी टाइम को इनको अपने घर से फ़ोन आता है कि इनके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या करें अब, वो निजी हित देखें या सार्वजनिक अधिकार ड्यूटी देखें, क्या करें वो, ये है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए आप कैसे इससे निकल कैसे सकते हैं, आपको सार्वजनिक हित पर निजी हित पर सार्वजनिक हित को वरीयता देनी है, ठीक है, निजी हित पर सार्वजनिक हित को वरीयता देनी है, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से भी आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, प्रोबेटी की बात करता है ये, ठीक है। आप एक चीज़ समझेंगे, एक होती है इंटीग्रिटी। देखो इसमें बोल दिया है सत्यनिष्ठा, बट सत्यनिष्ठा का इंग्लिश वर्जन पता है क्या होता है, इंटीग्रिटी। यूपीएससी ने इंटीग्रिटी नहीं पूछा है, आप गलती मत कर दीजिएगा, प्रोबेटी पूछा है। ये क्या है समझ लेते हैं, डिफरेंस भी देख लेंगे थोड़ा सा। सत्यनिष्ठा क्या होता है, जो इंटीग्रिटी होता है वो होता है विचार, वचन और कर्म में समानता, ठीक है, इन तीनों में समानता जब होगी ना, गांधी जी मैंने बताया ना बेस्ट एग्जांपल थे इस चीज़ का, विचार वचन और कर्म में समानता जब होगी तब आप मान रहे हैं, आपको मान लिया जाएगा कि आप सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। प्रोबेटी क्या होती है, ठीक है, इसको ईमानदारी भी बोल दिया जाता है, ऑनेस्टी के साथ जोड़कर देखा जाता है इसको। तो प्रोबेटी जो है, ईमानदारी, ऑनेस्टी एक अलग चीज़ है, ठीक है, दोनों का वर्ड जो है हिंदी में इसका भी ईमानदारी बोल दिया जाता है, लेकिन आप इंग्लिश में समझिए इसको, ईमानदारी और प्रोबेटी। ईमानदारी पता है शाब्दिक वर्ड है, मतलब आप सत्य के लिए, सत्य के साथ खड़े, मतलब ये मैं अगर आपको बोल दूं सत्य के साथ खड़े हैं, या सत्य के साथ, सच्चाई के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना, दायित्वों का निर्वहन सच्चाई के साथ, सिर्फ सच्चाई के साथ। और ये शाब्दिक तौर पर है कि आपके मन में है ये चीज़ कि मुझे सच्चाई के साथ रहना है, लेकिन ये जो है ना इंटीग्रिटी, ये आपका आ जाएगा कार्य के तौर पर, मतलब एक्शन है इसमें, धरातल पर जब आप काम करेंगे ना तब इन चीज़ों में एकता होनी चाहिए। ये तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया। प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये दोनों चीज़ें आती हैं इसमें, इंटीग्रिटी प्लस ऑनेस्टी, तब जाके इज इक्वल टू बनता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब इन दोनों के गुण होने चाहिए आपके अंदर, विचार वचन कर्म में समानता भी हो, मतलब ये ज़्यादा बड़ा मूल्य है,
इन दोनों को समाहित कर रहा है ये, तभी तो यूपीएससी ने इस पर प्रश्न पूछा है। ठीक है, ऑनेस्टी की बात होगी, ऑनेस्टी भी होगी इसके अंदर, सच भी होना चाहिए, और विचार कर्म वचन और कर्म में समानता भी होनी चाहिए। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए। अच्छा, सार्वजनिक जीवन में इसमें क्या योगदान होगा इसका? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हैं तो सार्वजनिक जीवन में आप कहीं ना कहीं पर भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, भ्रष्ट कार्य जो है ना उससे आप दूर रहेंगे। ठीक है, भ्रष्ट कार्य से दूर रहेंगे आप क्या करेंगे? नैतिक मूल्यों को बरकरार रखेंगे, नैतिक मूल्यों को बरकरार रखेंगे। जवाबदेहिता, जैसे ये सब चीजें ना, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, इन सबको हर सिचुएशन में, चाहे कितनी बुरी कंडीशन हो, कितना ही नेता आपको दबाव डाल रहा है, आपके ऊपर एमएलए का प्रेशर है, एमपी का प्रेशर है, बट आप इन सब चीजों को बरकरार रखेंगे, तब बोला जाता है कि वो व्यक्ति प्रोबेबिलिटी का पालन कर रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का पालन कर रहा है। तो ये चीज आप समझ गए। और ये सब चीजें क्यों करेगा? जब वो मतलब ऐसी चीज कर लेगा कि सार्वजनिक मूल्यों को बरकरार रखेगा वो, तो इसका फायदा क्या होगा? जो इसने पूछा है, इन दोनों चीजों को आप इस पॉइंट में देखेंगे, इससे क्या होगा? जो आम पब्लिक है ना, आम जनता जो है उसका भरोसा बिल्ड होगा किसमें? शासन में। वो यकीन कर पाएगी कि हाँ, अगर ऐसी चीजें हैं, नैतिक मूल्य अगर आप दिखाओगे, ईमानदारी दिखाओगे, अच्छा जो आपके वंचित वर्ग हैं उनके प्रति आप एक दया और करुणा की भावना दिखाओगे, फिर आप एक सार्वजनिक दायित्व के प्रति समर्पण भाव जो होता है, ठीक है, सार्वजनिक दायित्व के प्रति समर्पण का जो भाव है आपका, वो चीजें जब दिखेंगी ना जनता को, तो जनता फिर आपका कहीं ना कहीं पर भरोसा बिल्ड होगा कि जाएं। आज पुलिस के पास कोई जाने को राजी क्यों नहीं है? क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस सही से कार्य नहीं करती है, दबाव में कार्य करती है, और कहीं ना कहीं पर अंदर जाके पुलिस थाने में हिंसा होती है, महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं होता है। आज भी ये भरोसा नहीं है ना, बट अगर ये चीजें की जाती, प्रोबेबिलिटी होती अगर, तो क्या इस चीज का भरोसा बिल्ड ना हो गया होता? आराम से महिलाएं भी आज जाके अपनी कंप्लेंट बता पाती। लेकिन आज बहुत सारे क्राइम जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये बातचीत बोलता है, बहुत सारे क्राइम तो रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते हैं भारत में, रिकॉर्डेड ही नहीं है। ठीक है, मतलब आ ही नहीं रहे, लोगों को हिम्मत ही नहीं हो रही है जाके बताने की, क्योंकि उनको लगता है पुलिस अपने आप में कहीं ना कहीं हमें नहीं दिक्कत कर दे। ठीक है, डिजिटलीकरण की चुनौतियां क्या हैं ये तो आपको पता ही, मैंने आपको बता दिया। क्या होता है? निजता का उल्लंघन हो जाएगा। आधार कार्ड को लेकर इतना बड़ा डिसीजन चला, सुप्रीम कोर्ट और सरकार में भी सरकार चलती रही। ठीक है, निजता का उल्लंघन, सरकार चाहती है आधार कार्ड लागू हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर इतना बड़ा डाटा आप लोगों के पास हो जाएगा और कहीं लीक हो गया, इवन सरकार के कुछ अधिकारियों ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तब कौन देखेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? निजता का उल्लंघन होगा। फिर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा का मुद्दा है, ये भी एक चुनौती है। ठीक है, आपके पास बहुत बेहतरीन साइबर अवसंरचना नहीं है भारत के पास, भारत के खुद के गंभीर जो अवसंरचना है उस पर अटैक हो चुका है कुड़न-कुलम से अंतर पर, तो फिर हम क्या उम्मीद करें? ठीक है, आम पब्लिक का क्या ही हाल होगा। तो ये सब चुनौतियां हैं, जब डिजिटलीकरण बढ़ता है ना तब ये चुनौतियां हैं। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि इंटरनेट उपलब्धता नहीं है, जैसे मैंने कई बार बताया, ये भी तो डिजिटलीकरण बढ़ाने से क्या होगा? पहले इंटरनेट की फैसिलिटी तो कराओ, फिर सबके पास मोबाइल उपलब्ध हो। ठीक है, सबके पास मोबाइल हो, फिर डिजिटल शिक्षा उपलब्ध हो। ये सब पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से यूज करेंगे, आपको कोई मार्क्स आपके काटेगा नहीं। ठीक है, सिंपल वर्ड में। फिर अगला देखिए, कर्तव्य निष्ठा। अब ये बताने की जरूरत है क्या आप लोगों को? ठीक है, किसी कार्य के प्रति आपका जो है, आपकी निष्ठा होनी चाहिए, जो आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है आपकी? सार्वजनिक जो नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन करना है। ठीक है, क्रियान्वयन करना है, प्रभावी क्रियान्वयन करना है, क्रियान्वयन के साथ सिर्फ प्रभावी। तो ये आपकी ड्यूटी है, इस ड्यूटी को आप निष्ठा के साथ करें, निष्ठा के साथ करें। अगर भारत में आईएएस अधिकारी निष्ठा के साथ ड्यूटी करने लग जाए ना, कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, अशोक खेमका है। ठीक है, अशोक खेमका है, और कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल है। ठीक है, दुर्गा शक्ति नागपाल है, 2010 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं ये। ठीक है, 2010 बैच की। तो ये इन्होंने क्या है, इन्होंने कहीं ना कहीं पर करप्शन के अगेंस्ट बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और यमुना रिवर जो है, जब ये यूपी में ट्रांसफ़र हुई, तो यमुना नदी में जो गैर कानूनी जो रेत खनन हो रहा था ना, रेत खनन, उसको कंट्रोल करने में इनकी बहुत प्रभावी भूमिका है। ये इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर छोड़ दें तो बाकी तो बहुत सारे आईएएस अधिकारी करप्ट दिखते हैं आपको। तो ऐसी स्थिति में अगर ये ड्यूटी के प्रति निष्ठ हो जाएं, अगर ये थोड़ा कर्तव्य के प्रति अपना इनका हो जाए कि नहीं, हमें पारदर्शिता रखनी है, हमें जवाबदेहिता रखनी है, गरीबों के प्रति या वंचित वर्गों के प्रति हमें समर्पण भाव रखना है, दया रखनी है, करुणा रखनी है, करुणा का भाव हो उनके अंदर, समानुभूति का भाव हो, अगर ऐसी चीज़ें ये रख लें तो क्या हो, चीज़ें बेटर हो जाएं कि नहीं? हो ही जाएंगी ना, फिर क्या कमी रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं,
भ्रष्टाचार मुक्त सूचक, भ्रष्टाचार सूचक विसल ब्लोअर की बात हो रही है। देखो इसमें कुछ नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है कि इसकी सुरक्षा कैसे हो सकती है। पहले सबसे पहले आप समझिए कि विसल ब्लोअर क्या होता है। विसल ब्लोअर क्या होता है, इसमें पता है क्या है। विसल ब्लोअर क्या होता है, ये ना एक ऐसा व्यक्ति है जिसने संगठन के, मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, इसके अंदर एक व्यक्ति काम करता है ए, ठीक है। अब बहुत सारे अधिकारी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और भी एम्प्लॉयज़ हैं। अब ए व्यक्ति को ये पता लगा कि ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर ये कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट शासन का उल्लंघन कर रहे हैं ये, या फिर ये CSR की गतिविधि कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब गलत तरीके, मतलब सही जगह पर इसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और सरकार को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। ये ए को पता चली है ये बात MD के बारे में। अब ये बता देगा सरकार को, जाके गुप्त तरीके से कोई चिट्ठी भेजेगा सरकार को कि इस तरह से इस कंपनी में ये करप्शन हो रहा है, ये गलत चीज़ हो रही है। मैं अपना नाम नहीं बताएगा, ये नीचे लिख देगा अननोन व्यक्ति, ठीक है, अननोन पर्सन, तो ये लिख देगा। अब ये है विसल ब्लोअर, जिसने संगठन का बता तो दिया, सरकार पे तो, हमारे पे तो एक उपकार कर दिया उसने, अब सरकार वो करे। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, जैसे ही कंपनी के MD को पता चलेगा कि किसी व्यक्ति ने हमारे पे किया है, कि अंदर से ही वो कहते हैं ना कि जो है अंदर का, मतलब घर का ही व्यक्ति जो है जिसने खराब किया, तो वो फिर ढूंढने लग जाएंगे। और अगर उनको पता लगा कि ए जो है वो कहीं ना कहीं पर MD के खिलाफ काम करता रहता है, तो इसकी जान माल की हानि होगी कि नहीं, इसको जान की सुरक्षा पर बन आएगी कि नहीं। तो सर UPSC पता क्या पूछ रहा है कि इसकी सुरक्षा कैसे करोगे, कुछ उपाय बता दो, बस ये है प्रश्न। अब ये आपको प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। 2014 में कानून है इसकी सुरक्षा को लेकर, बट कमी क्या है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं है, प्रभावी क्रियान्वयन नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 में, कंपनी अधिनियम 2013 में विसल ब्लोअर को परिभाषित किया गया है कि कौन होते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया। हमें क्या करना होगा, ये 2014 में जो इसकी सुरक्षा को लेकर कानून बनाया ना, इसका प्रभावी क्रियान्वयन करें। दूसरा, हम कोशिश ये करें कि एक संहिता का निर्माण करें, एक संहिता का निर्माण करें कि हर हम उसमें कंपनी में प्रोवाइड करें कि इसकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम आप लोगों को उठाने होंगे, ठीक है, कौन कौन से कदम उठाने होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और सरकार कोशिश करे कि विसल ब्लोअर को लेके एक खुद के लेवल पर एक बहुत ही प्रभावी कानून की ज़रूरत है। कानून तो है, जैसे अब हम लोगों ने पहले भी बात किया, कानून में उस तरह के, जैसे आज तक विसल ब्लोअर को लेकर उसके अत्याचार, विसल ब्लोअर पर होने वाले अत्याचार को ना परिभाषित ही नहीं किया गया उस कानून में, कि कौन कौन से क्राइम हो सकते हैं, उसको किस तरह से उसको मानसिक तौर पर पीड़ित किया जा सकता है या उसके साथ हिंसा की जा सकती है, किस तरह से उसको दबाव पर उस पर डाला जा सकता है, पारिवारिक या जॉब छोड़ने की धमकी दी जा सकती है, ठीक है ना। ये अत्याचार उस पर प्रभाषित नहीं है, तो ये प्रभाषित करने चाहिए। बस इस तरह के कदम कुछ करके हम उसको सिक्योरिटी दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। समकालीन दुनिया में धन और रोजगार उत्पन्न करने में कॉर्पोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। और इसमें अब इस प्रश्न में क्या पूछा है, देखिए कि कॉर्पोरेट शासन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, और कॉर्पोरेट क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं पर जो पर्यावरण को लेकर हो गया या जलवायु को लेकर, इनकी जो अप्रत्याशित जो हमले हो रहे हैं, इसको लेकर इनकी दायित्व बढ़ रहा है कॉर्पोरेट क्षेत्र का। ऐसी स्थिति में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो प्रभावी करने के लिए क्या कदम आप बता सकते हैं, ठीक है, कि कॉर्पोरेट क्या आप पाते हैं, इस प्रश्न में क्या पाते हैं कि CSR कॉर्पोरेट जगत में आवश्यक सामाजिक भूमिकाओं, जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम और पर्याप्त है, इसके लिए CSR अनिवार्य है। मतलब CSR पर प्रश्न है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता होगा ना आपको क्या होती है ये, 2% कुछ अपने पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट जो है किसी एक कंपनी को कहीं ना कहीं पर CSR गतिविधियों पर करनी होती है। CSR गतिविधियाँ क्या होती हैं, जैसे शिक्षा के लिए खर्च कर दिया, जैसे स्वास्थ्य के लिए खर्च कर दिया। कॉन्सेप्ट पता क्या है CSR के पीछे, क्या कॉन्सेप्ट है पता है, यहाँ पे समझिए। सामाजिक जो उत्तरदायित्व है इनका, सामाजिक जो है आप इसको समझिए, कॉर्पोरेट सामाजिक जो जिम्मेदारी है CSR, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जब कंपनी होती है ना, जैसे मान लो कंपनी ये है, जब ये उत्पादन करती है तो ये समाज के बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल करती है, ठीक है, संसाधनों का इस्तेमाल करती है, ठीक है, पानी का इस्तेमाल करती है, हवा का इस्तेमाल करती है, ठीक है, भूमि का इस्तेमाल करती है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये समाज के लिए कुछ रिटर्न करे, सिर्फ प्रॉफिट करेगी ये अपना, समाज के लिए कुछ रिटर्न करने की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर CSR का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ठीक है। अब CSR का कॉन्सेप्ट आ गया, अब इसको प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, दिक्कत क्या है इसमें पता क्या दिक्कत है, 2% देना है आपको, ये तो बोल रखा है कानून में है। करते क्या हैं ये लोग, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा ऐड करवा देंगे
शिक्षा के क्षेत्र में एडवर्टाइजमेंट, और दिखा देंगे कि देखो ये हम लोगों ने CSR के लिए किया है। या फिर सिर्फ एक ही क्षेत्र में करते रहेंगे, मान लो शिक्षा में कर देंगे, अपने एम्प्लॉय जो है ना उन्हीं के बच्चों की शिक्षा में कर देंगे, या एक ही सेक्टर में पकड़ लेंगे, स्वास्थ्य पे कर लेंगे, या अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने में कर देंगे ये। बट और भी तो सेक्टर हैं ना, और भी तो सेक्टर हैं जिन पर आपको ये पैसा डालना है, सिर्फ एक दो चीज़ों पे थोड़ी। तो कोशिश करना है कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इसको हम गाइडेंस दें, इसको प्रॉपर गाइड करें कि आप जो है विविधता लाएं अपने कार्यों में। शिक्षा पर भी खर्च करें, आप डिजिटल शिक्षा पर भी खर्च करें, पर्यावरण पर भी करें, स्वास्थ्य पर भी करें, गरीबी दूर करने पर भी करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए CSR का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है हम लोगों ने सारे प्रश्न देख लिए हैं, ठीक है, अच्छे से हम लोगों ने चीज़ें इसमें बात कर ली हैं। तो अब जैसे आगे हम लोग क्या समझ सकते हैं, देखिए UPSC का एथिक्स का पेपर हुआ, चारों पेपर अब हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। पेपर 1 भी देख लिया, सेकंड भी देख लिया, थर्ड भी देख लिया, फोर्थ भी देख लिया, ठीक है। ये चारों पेपर हम लोगों ने देख लिए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इन चारों प्रश्न में, इन चारों पेपर में आप लोगों को कुछ जो डर था वो कम हुआ आपका? क्योंकि डर, देखिए पेपर तो टफ होता ही है, मैंने कल भी बताया था, पेपर तो देखिए टफ भी होगा, अनएक्सपेक्टेड भी होगा, सब चीज़ें होंगी। हैंडल करने का तरीका है, हैंडल कैसे करना है, टेक्निक है, आप भाग नहीं सकते उससे, आपको बहुत बेहतर तरीके से हल करना है। और मैंने कोशिश ये की है आप लोगों के लिए कि आप इसको बहुत, मतलब क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए, बस उसको सोचना है, माइंड को एप्लीकेबल बना के आप किसी भी तरह के प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये मैंने प्रयास किया, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत हेल्प हुई होगी। और अगर जिन बच्चों को थोड़ा अभी भी डाउट है वो 2-3 बार इन लेक्चर्स को अच्छे से देख लें, ठीक है। जितनी बार आप इस पेपर, इन वीडियोस को देखेंगे ना, 2023 में उतनी ही बेहतरी के साथ आप मेंस लिख पाएंगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किया है, किसी भी, मैं किसी संस्था की बात नहीं करना चाहूँगा, अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं आया है और इस तरह से कोई सॉल्व कराएगा भी नहीं कि 20 के 20 क्वेश्चन। हम लोगों ने लगभग 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, 8 हम लोगों ने एसए के पेपर वो सॉल्व कर लिए। तो ये लगभग हमने UPSC का 2022 का मेंस जो है वो पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, ऑप्शनल को छोड़कर। अब हमारा पेपर लगभग डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग कोशिश करेंगे कि इन वीडियोज़ को बार बार अच्छे से देखेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन वीडियोज़ को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा बच्चों तक चीज़ें पहुँच पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।